मिक्सचर मशीन से पहले लोग जो मसाला वगैरह पीसा करते थे कि जानवर जो है इनको आसानी से इनका शिकार कर लेते थे, इंसान का ही शिकार कर लेते थे। पुरा पाषाण काल दूसरा हो जाएगा, मध्य पाषाण काल तीसरा हो जाएगा, नव पाषाण काल। 19वां क्वेश्चन, नव पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन से है? तो हेलो दोस्तों, मैं वसीम अकरम आपके सामने लेकर के आया हूं प्राचीन भारतीय इतिहास का एक चैप्टर जिसका नाम है प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। और साथ ही इसके जो टॉप 25 क्वेश्चन है उसको भी हम लोग इसी लेक्चर में करेंगे। यानी कि पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद जो है इस थ्योरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है उसको हम लोग लास्ट में करेंगे, जो कि टॉप 25 क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि हमारा इतिहास के बारे में आपको पता है कि आपने अभी तक पढ़ा होगा कि ऐतिहासिक काल को यानी कि भारतीय ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा भाग है? पहला है प्राचीन भाग, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। आपने ये 3 चीज सुन रखा होगा। और ये कहां से आया, इसी चीज को हम लोग आज समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्यों पढ़ते हैं प्राचीन, भारतीय, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि पूरे इतिहास किसको कहते हैं? जो भी चीज बीती हुई है उस घटनाओं का जो वर्णन होता है उसको हम लोग कहते हैं इतिहास। चाहे वो लिखित हो चाहे वो लिखित नहीं हो, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ठीक है, तो उसी इतिहास को जो है 3 कैटेगरी में बांटा गया है। अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से जो है इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। पहला क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक एज। अब देखिए यहां पर एक टाइप है प्राग ऐतिहासिक काल, जबकि हम हेडिंग दिए हैं प्राग ऐतिहासिक काल क्योंकि इस टाइप में, ये तीनों टाइप में सबसे मेन जो है वो पहला वाला ही है, इसीलिए चैप्टर का नाम ही हमने दे दिया प्राग ऐतिहासिक काल। बात समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में, किसको कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल होता क्या है। तो चलिए देखिए समझने का प्रयास करेंगे 2 वर्ड में। पहला वर्ड हम लिखते हैं लिखित। ठीक है, यानी कि जिस समय के बारे में, जिस इतिहास के बारे में हम लोगों के पास कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उस इतिहास को, उस समय को, उस युग को, उस काल को हम लोग कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। बात समझ में आया? जिस काल के बारे में कोई भी लिखित एविडेंस नहीं है, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। ये बताइए कि चावल का जो शुरुआत कब हुआ था? चावल जो है हम लोग खाना कब स्टार्ट किए थे? इसका कोई एविडेंस है कि कब स्टार्ट हुआ था? इसका कोई लिखित एविडेंस नहीं है। तो ये किस टाइम पीरियड में आ जाता है? ये आता है प्राग ऐतिहासिक काल में। ये बताइए कि आग का सर्वप्रथम इस्तेमाल कब हुआ था? लिखित रूप में कहीं पर है? नहीं है। तो ये आ जाता है प्राग ऐतिहासिक काल में। बात समझ में आया? जिस समय के बारे में हम लोगों के पास लिखित प्रूफ नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। समझ में आ गया होगा। और जिस समय के बारे में हमारे पास लिखित में तो प्रूफ है, लिखित में प्रूफ है, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, हम लोग अभी तक उसको पढ़ नहीं पाए, उसको क्रैक नहीं कर पाए हैं, उस समय को हम लोग बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक एज। याद रह जाएगा इतना सा बात। जिस समय के बारे में कहीं पर भी लिखा हुआ कोई प्रूफ नहीं है उसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। और जिस समय के बारे में, जिस युग के बारे में हमारे पास लिखित प्रूफ तो है, लिखित एविडेंस तो हमारे पास है, लेकिन उसको अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, हमारे साइंटिस्टों द्वारा उसको क्रैक नहीं कर पाया है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, एक है अगला देखिएगा ऐतिहासिक काल, यानी कि जिस समय के बारे में लिखित साक्ष्य भी है और उसको पढ़ा भी जा चुका है उसको बोलते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल। ठीक है, जिस टाइम पीरियड के बारे में हम लोगों के पास लिखित साक्ष्य है, मतलब चाहे वो शिलालेख के रूप में हो, अभिलेख के रूप में हो, किताब के रूप में हो, हमारे पास लिखित साक्ष्य भी है और उसको जो है हम लोग पढ़ भी चुके हैं, उसको पढ़ा जा चुका है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल। और इसी ऐतिहासिक काल को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। आपको समझ में ये चीजें आ गया होगा। ठीक है, कि ये दोनों जो है, ये दोनों में अभी तक हम लोग लिखित प्रूफ, एक का तो लिखित प्रूफ ही नहीं है प्राग ऐतिहासिक काल, एक का लिखित प्रूफ तो है लेकिन उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, तो आद्य ऐतिहासिक काल। लेकिन ऐतिहासिक काल का हमारे पास लिखित प्रूफ भी है और उसको पढ़ भी चुके हैं हम लोग। जैसे आपने वेद सुना होगा, वेद के बारे में, वेद भी बहुत पुराना है। ठीक है, वेद भी जो है आज से लगभग 3500 साल पहले का है। ठीक है, तो वेद भी जो है बहुत पुराना है लेकिन उसको हम लोग पढ़ चुके हैं, उससे बहुत सारी जानकारियां हमें मिली है। ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो या सामवेद हो, कोई भी वेद, उससे बहुत सारी हमें जानकारियां मिली हैं। तो वेद जो है वो किस काल का हो जाएगा? ऐतिहासिक काल का, यानी कि वैदिक पीरियड को हम लोग ऐतिहासिक काल में काउंट करेंगे। फिर उसी तरह से मौर्य
कार्यकाल, उसी तरह से गुप्ता वंश, ये सभी जो है ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता आपने सुना होगा, सिंधु घाटी सभ्यता का हमारे पास लिखित एविडेंस है लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए, तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके अंदर में डालेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल में। सबसे पहला हम लोग जिक्र करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में, यानी कि ऐसा ऐतिहासिक काल, ऐसा युग जिसके बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य हमारे पास नहीं है। इंग्लिश में होता है प्री हिस्टोरिक एज, यानी हिस्ट्री से पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐतिहासिक काल से पहले की बात कर रहे हैं। इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं पाषाण काल, यानी प्राग ऐतिहासिक काल को ही हम लोग कहते हैं पाषाण काल। बस पाषाण काल का मतलब होता है पत्थर का युग और प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब होता है ऐसा युग जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, ठीक है। तो जिस समय पत्थर का इस्तेमाल होता था, मतलब कि हर एक औजार पत्थर के बने होते थे, यानी कि ज्यादातर जो हमारे पास जो भी वस्तु मिली है उस समय के वो पत्थर के बने हुए थे, इसीलिए उसको पाषाण काल बोलते हैं। तो अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि पाषाण काल को भी 3 कैटेगरी में हम लोग बांटेंगे। पाषाण काल को भी जो है आगे चल के 3 कैटेगरी में बांटेंगे। कौन कौन पाषाण काल, एक हो जाएगा पूरा पाषाण काल, दूसरा हो जाएगा मध्य पाषाण काल, तीसरा हो जाएगा नव पाषाण काल। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राग ऐतिहासिक वह काल है जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस बात को गौर कीजिएगा, यानी कि ऐसा टाइम पीरियड जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। आप सोच के देखिए, जिसके बारे में हमारे पास कोई लिखित प्रूफ नहीं है तो उस समय के बारे में हमें पता कैसे चला होगा। तो उस समय के बारे में हमें जो पता चला, भारत में बहुत जगह जगह पर खुदाई हुई, जहां पर लगा कि इस जगह खुदाई होगा, इस जगह कुछ दबा हुआ है, तो वहां पर खुदाई हुई और खुदाई में जो है हमें बहुत सारी चीजें मिली। उस चीजों का अध्ययन करके, उस चीजों पर रिसर्च करके पता चला कि ये तो लग रहा कि बहुत पुराना है। कितना पुराना है, तो एक अंदाजा लगाया गया। तो उसी सब के प्रूफ के आधार पर जो है इसको कैटेगराइज किया गया है और बताया गया है कि प्राग ऐतिहासिक काल कब से कब तक था। तो चलिए एक बात करते हैं कि यह इस काल की जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य किसको बोलते हैं, जैसे कहीं पर खुदाई हुई और खुदाई में जो कुछ भी मिला उस एविडेंस को हम लोग बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। उस एविडेंस को बोलते हैं हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य। जैसे कि खुदाई में कोई औजार मिल गया, कोई पत्थर का औजार मिला, ठीक है, उससे पता चला कि उस टाइम के लोग जो है किस तरह के औजार यूज करते थे। कोई बर्तन मिला तो उससे हमें पता चलता था कि जो है वो समाज कैसा था, कौन कौन से बर्तन यूज करते थे, कितना डेवलप्ड समाज था वो। और खुदाई में मिली अन्य वस्तुओं और भी बहुत सारी चीज जो भी मिली, सिक्के वगैरह जो भी चीज मिले, उससे जो है हमें उस काल के बारे में यानी पाषाण काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। बात समझ में आ गया होगा। आपको हमने बताया कि पाषाण काल यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। अब यहां पर हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल कब से कब तक का समय है, यानी कि इतिहास से पहले, प्री हिस्टोरिक, यानी कि जब से लिखाई पढ़ाई स्टार्ट हुआ उससे पहले का जो भी समय है वो कहलाता है प्राग ऐतिहासिक काल यानी पाषाण काल। सबसे पहले आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि अभी देखिएगा, अभी चल रहा है यहां पर 2025, बैक में जाएंगे, पीछे जाएंगे तो यहां होगा 0 ईस्वी, 0 ईस्वी से 1000 साल पीछे चले जाएंगे, 1000 बीसी बोलते हैं इसको, ईसा पूर्व, यानी कि 1000 ईसा पूर्व चले जाएंगे तो यहां से जो है ना हमें लिखित जानकारी मिलना स्टार्ट हुई है। तो ये जो टाइम पीरियड है यानी कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर के वर्तमान समय तक, इसको हम लोग बोलते हैं ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक एज। और जो इससे पहले वाला समय है उसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एज यानी प्राग ऐतिहासिक काल। बात समझ में आया होगा। जब से मानव धरती पर बसे हैं, जब से मानव जीवन की शुरुआत हुई है, तब से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के समय को हम लोग बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। बात समझ में आ गया होगा। अब इसी को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटेंगे। पहला कौन कौन कैटेगरी, देखिए, जब से मानव शुरू हुआ तब से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच के पीरियड को हम लोग बोलते हैं पाषाण काल, पत्थर का युग, प्राग ऐतिहासिक काल। इसको अब हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं कि जब मानव के शुरुआती जीवन से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व, बीसी लिखते हैं, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, इस समय को हम लोग बोलते हैं पूरा पाषाण काल, यानी कि मानव के शुरुआती जीवन से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व पहले की बात करेंगे तो इस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं पूरा पाषाण काल। जबकि 10,000 से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व के जो बीच के समय है उसको हम लोग बोलते हैं मध्य पाषाण काल, क्योंकि ये बीच का पीरियड है।
और 6000 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का जो समय है उसको बोलते हैं नया पाषाण काल यानी नव पाषाण काल। तो ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में। पहला है पूरा पाषाण काल, इंग्लिश होता है पैलियोलिथिक एज। क्या होता है? पैलियोलिथिक एज यानी कि पुराने जमाने का, यानी पत्थर युग में भी सबसे पुराना युग। ठीक है, यह काल लगभग मानव के शुरुआती जीवन से, कब से? मानव के शुरुआती जीवन से, जब से मानव का जीवन शुरुआत हुआ है, कब से पता नहीं। ठीक है, तब से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के बीच में ऐसा माना जाता है कि 5 लाख ईसा पूर्व पहले की बात है। यानी कि इसको कह सकते हैं कि 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व के बीच के पीरियड को हम लोग बोलते हैं पूरा पाषाण काल। क्या बोलते हैं? पूरा पाषाण काल। और इस समय यानी कि इस टाइम पीरियड में ज्यादातर जो है धरती का हिस्सा वो बर्फ से घिरा हुआ था, वो बर्फ से ढका हुआ था। ज्यादातर हिस्सा बोलते हैं कि हिम यानी कि बर्फ, आइस से ढका हुआ था। धीरे धीरे आइस जो है वो खत्म होते जा रहे थे और मानव जो है डेवलप करते जा रहे थे। वही पीरियड है। कहने का मतलब है सबसे पहले इसकी शुरुआत किसने की थी? तो चलिए, सबसे पहले इसकी जो शुरुआत की थी कैसे पता चला? सबसे पहले एक अंग्रेज अधिकारी थे जिसका नाम था रॉबर्ट ब्रूसफुट। 1863 ईस्वी के आसपास वो कहीं जा रहे थे। कहां जा रहे थे? मद्रास के आसपास टहल रहे थे। तो उन्होंने मद्रास के आसपास एक गांव देखा जिसका नाम था पल्लवरम। जिसका नाम था पल्लवरम। ये कहां पड़ता है? मद्रास, जो कि वर्तमान चेन्नई में है। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफुट 1863 ईस्वी में मद्रास के पल्लवरम में उन्हें जो है एक हस्त कुल्हाड़ी यानी कि हाथ से चलाने वाला कुल्हाड़ी मिला। हैंड एक्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हैंड एक्स यानी हाथ से पकड़कर चलाने वाला कुल्हाड़ी। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को 1863 ईस्वी में मद्रास के पल्लवरम में एक हस्त कुल्हाड़ी मिला, हाथ से चलाने वाला कुल्हाड़ी मिला, जिसका रिसर्च करने पर, जिसका बहुत ज्यादा छानबीन करने पर पता चला कि ये जो है पूरा पाषाण काल का एक औजार है। पूरा पाषाण काल का मतलब 10,000 ईसा पूर्व से भी पहले का ये हथियार है। 10,000 ईसा पूर्व से भी ये पहले का हथियार है। बात समझ में आपको आया? तो दोस्तों ये है हमारा प्यारा हैंड एक्स। ये है हमारा हैंड एक्स। देखिए इसका बनावट देखिएगा, एक तरफ एकदम पूरा पतला शार्प है, बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा पतला रखा गया है, और दूसरे तरफ थोड़ा मोटा रखा गया है। इसको जो है हाथ से पकड़ करके नीचे ऐसे ठोक ठोक के, मतलब मार मार के ऐसे चलाया जाता होगा। हो सकता है इसका यूज जो है कोई चीज काटने में होता होगा। ठीक है, किसी चीज को काटने में जो है एक तरफ हाथ से पकड़ के ऐसे ठोक ठोक के काटता होगा। तो कहने का मतलब है यही है हाथ वाला कुल्हाड़ी जो रॉबर्ट ब्रूसफुट को मिला था। कहां पर? पल्लवरम में। कहां पर? पल्लवरम में, मद्रास के पास 1863 में। चलिए अब आते हैं मुख्य औजार यानी कि पूरा पाषाण काल के जो मुख्य औजार थे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला, इस समय के यानी कि पूरा पाषाण काल के जो इंसान थे वो ज्यादा डेवलप्ड नहीं थे, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं थे, एडवांस नहीं थे। इस वजह से जो उनके हथियार होते थे वो उस पर ज्यादा महीन काम किया हुआ नहीं था। मतलब कि ये बहुत बड़े बड़े औजार होते थे, बेडोल होते थे, यानी उबड़ खाबड़ ज्यादा होता था। वो चिकना चकना नहीं होता था बहुत ज्यादा। मतलब कि ऐसे 2-4 पत्थर को पत्थर से टकराया, टूट गया, तो उसको वो औजार समझ लेते थे, उससे जो है वो एक दूसरा चीज काटते रहते थे। तो कहने का मतलब है इस समय के जो औजार थे वो बड़े बड़े औजार थे, वो बेडोल थे। मतलब कि उसमें कोई भी कह सकते हैं कि चिकनाहट ज्यादा नहीं था, बस ऐसे ही टुकड़ा था, पत्थर का एक टुकड़ा था जिसका यूज जो है वो लोग करते थे। जैसे काटने के लिए हस्त कुल्हाड़ी, यानी कि काटने के लिए कोई चीज अगर काटना होता था तो उस किसका यूज करते थे? कोई चीज काटने के लिए जो वो यूज करते थे हस्त कुल्हाड़ी, जिसको बोलते हैं हैंड एक्स, जिसका फोटो मैंने अभी यहां पर आपको बताया, दिखाया कि ये है हमारा हैंड एक्स। चलिए अगला, किसी चीज को अगर चीरना होता था, चीर फाड़ करना होता था, तो उसके लिए और ज्यादा नुकीला चाहिए और पतला चाहिए। तो ये देखिए उसके लिए जो था उसका नाम था विदर्नी क्लीवर। विदर्नी यानी कि क्लीवर। आपने अपना दांत देखा होगा फाड़ने चीरने के लिए जो हमारा दांत होता है क्लीवर, उसी तरह का ये कहने का मतलब है क्लीवर के तरह ही हमारा दांत जो क्लीवर है उसी के तरह ही देखिए ये हथियार है जिसका नाम है क्लीवर। इससे क्या किया जाता था? कुछ चीजों को फाड़ा जाता था। जैसे मान के चलिए जंगल में शिकार किया और शिकार में उसके बाद जो है उसका शिकार किया, हिरन मारा, तो हिरन का जो है पेट फाड़ना होगा, चमड़ा को फाड़ना होगा, तो इसमें इसको पहले गाड़ करके जो है इसी को ऐसे खींचता होगा, जिससे क्या हो जाएगा? फट जाता होगा, चीर फाड़ करने में आसानी होता होगा। चलिए अगला देखिएगा, खोदने, किसी गड्ढा खोदने या किसी चीज में खोदने के लिए या किसी चीज को फाड़ने के लिए खंडक यानी कि चॉपर का इस्तेमाल किया जाता था। और चॉपर कैसा होता है? चॉपर होता है इस तरह का, अभी देखेंगे आरी ब्लेड। आरी ब्लेड से हम किसी चीज को फाड़ते हैं। अभी लकड़ी फाड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आरी ब्लेड का यूज करते हैं। ठीक है, और किसी चीज को कहने का मतलब है चीरने के लिए हम लोग छेनी का यूज करते हैं। देखे होंगे लोहा का छेनी जो होता है इस तरह का होता है, नीचे पतला होता है, ऊपर हथौड़ी से ठोका जाता है, तो हम लोग चीरने के लिए छेनी का यूज करते हैं। वो भी
तो देखने में इसी तरह का होता है, नीचे पतला होता है और ऊपर जो है ठोकने के लिए मोटा होता है। तो ये चीज कहीं ना कहीं मिलता जुलता ही है। और उसी तरह से खंडक यानी चौपर जो होता था, ये खोदने, किसी चीज को खोदने या फाड़ने के लिए इस्तेमाल होता था। जैसे देखिए इसका धार देखिए कुछ इस तरह से है, ये है हमारा प्यारा खंडक यानी कि चौपर, ठीक है। इससे क्या किया जाता है, कोई चीज को फाड़ा जाता है। आरी ब्लेड से जैसे अभी फाड़ा जाता है ना, आरी ब्लेड में भी तो इस तरह से उबड़ खाबड़ होता है जिससे कि कोई चीज को काटने में आसानी होती है। चलिए ये सभी पत्थर जो थे ना एक मजबूत क्वार्टजाइट या बलुआ पत्थर का बना होता था। यानी कि ये जो औजार, जो भी औजार थे पूरा पाषाण काल में, ये किस चीज के बने थे, तो ये बने हुए थे क्वार्टजाइट पत्थर या बलुआ पत्थर के बने हुए थे, जो कि बहुत ज्यादा क्या होते हैं, कठोर होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। चलिए पूरा पाषाण काल के लोगों की जीवन शैली कैसी थी, यानी कि मानव के शुरुआती जीवन से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 बीसी यानी 10,000 से बीसी के भी पहले के लोगों के जीवन कैसे हुआ करते थे, वे क्या खाते थे, कैसे रहते थे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां देखते हैं, इस काल के मानव का मुख्य आधार शिकार था। यानी कि ये लोग जो क्या करते थे, शिकार करते थे और खाते थे, बस बात खत्म है। पूरा पाषाण काल के लोग जो है शिकार करते थे और खाते थे, ठीक है। जानवर का शिकार किया, खाए, कहीं जंगल में मान के चलिए फल फ्रूट है, कहीं पर कोई कंदमूल है या कोई फल है, उसको तोड़े, ये खा लिए। तो ये सभी चीजें हुआ करते थे उस टाइम पे। ना कोई काम था ना कुछ था, बस सिंपल था, जीवन यापन करने के लिए शिकार करना है, खाना है, कोई धन संपत्ति का लालच नहीं है। जो उसके मनोरंजन का भी साधन था, यानी इंटरटेनमेंट का साधन, जैसे अभी हम लोग के पास मोबाइल है, ठीक है, उसी तरह से उन लोगों का मान के चलिए टाइम पास कैसे होगा, तो 10 आदमी निकल गया शिकार करने के लिए, जा रहा है हिरन के पीछे दौड़ रहा है, यही उनका इंटरटेनमेंट का साधन हुआ करता था। इस पेड़ से उस पेड़ पे फल तोड़ने के लिए छलांग लगा रहे हैं, यही उसका मनोरंजन का भी साधन था और यही उसका आधार भी था, बेस भी था, जरिया भी था खाने का, ठीक है। चलिए ये लोग पूरी तरह से प्रकृति पर ही निर्भर थे। यानी कि अगर जंगल में, जिस जंगल में वो रह रहे हैं, उस जंगल में अगर जानवर नहीं है तो स्वाभाविक बात है कि वहां पर ये खाएंगे क्या। अगर वहां पर कोई फल फ्रूट ही नहीं है तो ये लोग खाएंगे क्या। अब जंगल क्यों बोलते हैं कि ये लोग जंगल में रहते हैं, बात सुनिए। अभी के जमाने में हम लोग जहां रहते हैं गांव घर में, हम लोग अपना घर बनाने के लिए पेड़ पौधे को काट देते हैं, तो स्वाभाविक बात है, इसीलिए हम लोगों के पास अभी गांव घर में जंगल देखने के लिए नहीं मिलता है। उस समय जब हथियार ही ऐसा था, सोच के देखिए, इस तरह के हथियार हुआ करते थे, तो वो लोग क्या पेड़ को काटते होंगे, पेड़ को काट के करेंगे क्या, किसी कोने पे बैठ जाते होंगे, कहीं पर भी बैठ के खा लिए, क्या दिक्कत है, आज यहाँ तो कल वहां। तो वो लोग को काटने का जरूरत पेड़ नहीं पड़ता होगा, जिस वजह से हर जगह जो है, ज्यादातर जगह पे जंगल ही जंगल होता होगा। बात समझ में आया, इसीलिए हम लोग बोलते हैं जंगल में रहते थे, बात समझ गए होंगे, ठीक है। वे कहीं भी रहेंगे तो वहीं जंगल होगा, ये चीज है। चलिए अब आते हैं होमो सेपियंस के बारे में, कि होमो सेपियंस का उद्भव कब हुआ और होमो सेपियंस कहते किसको है। देखिए कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है साइंस के द्वारा, कि आज से लगभग यानी कि 30,000 से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व के बीच में, 40,000 से 30,000 ईसा पूर्व के बीच में हम लोग जिस कैटेगरी के इंसान है ना, मतलब कि हम लोग में पूरी इंसानी गुण है, तो यही वाला जो आदमी, यही वाला जो मनुष्य का जो गुण, जो हमारे अंदर में गुण है, यही इंसानों का जो गुण सबसे पहली बार पता चला जिसके बारे में, उसको हम लोग बोलते हैं होमो सेपियंस। यानी हम लोग कौन से कैटेगरी के मानव है, होमो सेपियंस कैटेगरी के। तो हमारे वाले जो इंसान इस धरती पे आए, इस धरती पे उसके बारे में जो हमें पता चला, वो कब का टाइम पीरियड है, वो है 40,000 से लेकर के 30,000 ईसा पूर्व के बीच में। चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण स्थल के बारे में पूछे जाते हैं, कि पूरा पाषाण काल के मतलब कि पत्थर वाला युग, यानी कि 10,000 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के 10,000 साल पहले, उसके बारे में जो हमें कुछ जानकारी मिला, कुछ पत्थर के जो औजार मिले, वे कहां मिले। पहला है सोहन घाटी पंजाब, दूसरा है बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, तीसरा है नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश और चौथा है भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश। याद रह जाएगा, पहला सोहन घाटी पंजाब में कुछ हमें एविडेंस मिला है पूरा पाषाण काल के, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में हमें पूरा पाषाण काल के कुछ प्रूफ मिले हैं, और नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में पूरा पाषाण काल के कुछ उदाहरण मिले हैं। अब भीमबेटका की गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, उस गुफा के अंदर में इस तरह की चित्रकारी देखने के लिए मिला, जो कि अंदाज लगाया जा सकता है कि ये चित्रकारी जो है पूरा पाषाण काल के ही थे। और चित्रकारी देखिए कितना मस्त मस्त है, ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, हो गया एक, ठीक है, इस तरह से दे दिया, इस तरह से दे दिया, इस तरह से दे दिया, हो गया चित्र। तो इस तरह के जो चित्रकारी हुआ करते थे, भीमबेटका की गुफा में मिले थे, और ये कब के हैं, ये पूरा पाषाण काल के ही है, मतलब 10,000 ईसा पूर्व से भी पहले के ये चित्रकारी माने जाते हैं रिसर्च के द्वारा। चलिए आते हैं पूरा पाषाण काल का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो है कि इसी युग में आग का आविष्कार हुआ था, यानी कि इसी युग में आग का डेवलपमेंट हुआ था। हो सकता है कि अचानक दो
पत्थर के टकराने से क्या हुआ होगा, आग जल गया होगा। किसी इंसान ने देखा, उसका खोपड़ी में क्लिक कर गया, वो दो पत्थर टकराता है तो आग निकलता है। इसीलिए ये भाई साहब जिसका नाम मैंने रखा है हो, जिसका नाम मैंने रखा है हो, ये हो भाई साहब देखिए क्या कर रहे हैं, एक हाथ में इधर देखिए एक पत्थर और दूसरे हाथ में दूसरा पत्थर लिया है और दोनों को आपस में टकरा रहा है। और टकराने से क्या होगा, आग जलेगा और इस आग से इन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। क्या क्या फायदा हुआ मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला फायदा, ये लोग जहां रहते थे, इस जगह रह रहे हैं तो इसके चारों तरफ जंगल हुआ करते थे। जब जंगल हुआ करते थे और कोई घर भी नहीं था, क्योंकि आज यहां है तो कल दूसरे जगह, घुमंतु भोटिया का जीवन जीते थे। मतलब देखे होंगे अभी भी घुमंतु भोटिया, आज आपके गांव में, कल किसी और गांव में, परसों किसी और शहर में। तो ये लोग क्या करते थे, जहां जानवर मिल जाते थे वहीं पर खाना पकाना, वहीं रहना सोना, खाना पीना, उठना बैठना वहीं होता था। ठीक है, तो ये लोगों को हमेशा जंगली जानवर जो होते थे, खतरनाक जानवर, उनसे खतरा बना रहता था। रात में चूंकि आग नहीं था तो अंधेरा हुआ करता था, रात में अपना हाथ भी दिखाई नहीं देता होगा। ठीक है, अपना हाथ भी दिखाई नहीं देता होगा, कपड़ा उपड़ा तो पहनते नहीं थे तो और कुछ नहीं दिखता होगा। तो कहने का मतलब है इन लोगों को कुछ दिखता नहीं था। जानवर क्या करते होंगे कि इन लोगों को आसानी से जो है अटैक कर देते होंगे। देखे होंगे जानवर का रात में बल्ब लगा होता है आंख में ये चीज देखे होंगे आपने। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि देखिए यहाँ पर क्या है कि जानवर जो है इनको आसानी से इनका शिकार कर लेते थे, इंसान का ही शिकार कर लेते थे। लेकिन जैसे ही आग का डेवलपमेंट हुआ, जैसे ही आग का आविष्कार हुआ, इन लोगों को जो है उनसे बहुत ज्यादा सुरक्षा हुआ। अब वे अपनी सुरक्षा कैसे करते थे, तो क्या करने लगे, आग का जैसे ही आविष्कार हुआ तो जहां वो रहते थे अपने चारों तरफ आग लगा लिया करते थे, अपने चारों तरफ आग जला लिया करते थे, जिसको देख करके जो है जानवर जो है, जंगली जानवर, वो भाग जाया करते थे। इस तरह से उनकी सुरक्षा होने लगी। साथ ही उन्हें जब आग जलाते थे तो उन्हें रोशनी भी मिलने लगी। तो यानी कि आग के आविष्कार से उन्हें सुरक्षा भी मिला और उसी आग से उन्हें रोशनी भी मिलने लगा। ठीक है, अब जो है उनके लिए रात में भी चलना फिरना आसान हो गया। और साथ ही वे जो कच्चे मांस खाया करते थे जंगली जानवरों का शिकार करके, आग के आविष्कार के बाद आग में अब उसको पका करके अच्छे टेस्ट के साथ, अच्छे स्वाद के साथ भोजन को भी पकाने लगे और उसको खाने में मजा भी आने लगा था इस हो भाई साहब को। तो कहने का मतलब है आग के आविष्कार के बाद जो है इन लोगों की जिंदगी बदल गई। चलिए, और इसी आग के आविष्कार के साथ जो है हमारा पूरा पाषाण काल जो है समाप्त होता है और अब हम लोग आते हैं एक अच्छे इंसान के तरफ, वो है मध्य पाषाण काल। यानी कि मध्य पाषाण काल के लोग ज्यादा समझदार हो गए थे। जैसे ही आग का आविष्कार हुआ धीरे धीरे जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। तो मध्य पाषाण काल आते आते जो है इंसान अच्छा खासा डेवलप हो चुके थे। इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में अभी। और ये टाइम पीरियड आपको हमने बताया था कि 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व के बीच में था। 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व के बीच में था। इस समय के जो मुख्य औजार थे उसके बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। आप सोच के देखिए, इंसान धीरे धीरे डेवलप किया। 10,000 ईसा पूर्व से जो पहले यानी कि पूरा पाषाण काल में उतना इंसान डेवलप नहीं था, तो औजार क्या था, बड़ा बड़ा था। अब जो है जैसे ही ये लोग डेवलप करना स्टार्ट किए तो इनके हथियार जो है वो छोटे होने लगे, थोड़ा छोटे होने लगे, थोड़ा ज्यादा चिकना होने लगे, थोड़ा ज्यादा धारदार होने लगे। तो यानी कि इंसान के डेवलपमेंट के साथ जो है उनके औजार का आकार छोटा होने लगा। इस काल में जो औजार थे उनके छोटे और सूक्ष्म पाषाण उपकरण बनाए जाने लगे थे। मतलब कि छोटा और सूक्ष्म मतलब बहुत ही छोटा पतला जो है पत्थर के उपकरण, पत्थर के हथियार बनाए जाने लगे थे। जिनमें क्या क्या चीज था, जिनमें था ब्लेड। ब्लेड देखिए आपके सामने यहां पर दिख रहा होगा, ये है हमारा प्यारा सा ब्लेड जो कि मध्य पाषाण काल में बनाए जाते थे। देखिए इसके दोनों तरफ जो है पतला पतला धार है। अभी के ब्लेड में भी दोनों तरफ पतला पतला धार होता है, लेकिन अभी बस बात वही है कि अभी स्टील का होता है, स्टेनलेस स्टील का, और उस टाइम में जो है पत्थर के हुआ करते थे। इसको तराश करके बनाया जाता था कोई चीज काटने उठने के लिए, तो ब्लेड हुआ करते थे। यानी कि धीरे धीरे इंसान डेवलप किया तो ब्लेड का आविष्कार हो गया, पत्थर के ब्लेड का। खुरचनी जिसको स्क्रैपर्स बोलते हैं, खुरचनी। अभी आप नेल कटर देखे होंगे, नेल कटर के दूसरे साइड बैक साइड में आप देखे होंगे कि उबड़ खाबड़ टाइप का जो होता है, दाना दाना होता है, जिसमें आप अपना नेल काटने के बाद उसको खुरचते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप के उबड़ खाबड़ वाले जो है पत्थर को जो है उबड़ खाबड़ बना करके किसी चीज को घिसने के काम के लिए एक औजार बनाया गया जिसको बोला जाता है खुरचनी। यानी उबड़ खाबड़ पत्थर के औजार को खुरचनी बोलते थे, जिससे क्या हो जाता था, किसी दूसरे पत्थर को घिसा जाता था। एक होता है बेदनी। बेदनी मतलब होता है किसी चीज को छेद करने वाला औजार। ठीक है, किसी चीज को छेद करने वाला औजार, उसको बेदनी बोलते थे। इस टाइम ही डेवलप हुए थे। पॉइंट्स, अगला देखेगा, कुछ औजार का नाम है पॉइंट्स। पॉइंट्स औजार किसको बोलते हैं, जैसे मान के चलिए ये है भाला। भाला मान के चलिए लकड़ी
का एक लाठी ले लिया और उसमें जो है बहुत ही नुकीला पत्थर जो है डाल दिया गया, आगे बांध दिया गया। ठीक है, इस तरह से रस्सी से यहाँ बांध दिया गया। भाला यानी कि एक लाठी के एक छोर में एक नुकीला पत्थर बांध दिया गया, इसको भाला बोल दिया गया। एक पतली छड़ी में अगर एक नुकीली पत्थर को जोड़ दिया जाए, एक पतली छड़ी में एक नुकीली पत्थर को जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है तीर। जैसे कि आपको इस फोटो में दिखाते हैं, यहां पर देखिए ये एक लकड़ी का, ये क्या है, एक लकड़ी का पतला सा लकड़ी का छड़ी है और इसके लास्ट में टिप पे देखिए यहां पर एक पत्थर का नुकीला पत्थर जोड़ दिया गया तो ये बन गया तीर, धनुष वाला तीर। और दूसरा फोटो इसको देखिएगा, एक लकड़ी है उसमें एक नुकीला पत्थर को बांध दिया गया है एक छोर में, तो ये बन गया क्या, भाला, ये बन गया भाला। और उसको पतला किया गया यानी कि पत्थर को और ज्यादा पतला किया गया, पत्थर को और ज्यादा नुकीला बनाया गया और तेज तर्रार भाला बना। तो कहने का मतलब है ये भाला हो गया, चाहे ये तीर हो गया, ये सभी चीजों का निर्माण किस युग में हुआ था, ये सभी चीजों का निर्माण हुआ था मध्य पाषाण काल में, जब इंसान अच्छे खासे डेवलप्ड हो चुके थे। तो यही चीज बोला जाता है। पॉइंट्स किसको बोलते हैं, भाले या तीरों के अग्रभाग यानी आगे वाले भाग के रूप में इस्तेमाल होता था। किसका, पॉइंट्स का। यहां पर देखिए भाले के आगे वाले के रूप में इस्तेमाल हो रहा है पत्थर, ठीक है, नुकीला पत्थर। यहां तीर के आगे वाले भाग के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, पीछे तो डंडा लगा हुआ है। तो कहने का मतलब है इतना चीजें आपको समझ में आया कि इंसान धीरे धीरे डेवलप हो रहा है तो आविष्कार भी डेवलप होते जा रहा है, औजार छोटा होता जा रहा है, ज्यादा शार्प होता जा रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि 1950 के आसपास जो आपके घर में कंप्यूटर हुआ करता था, 1950 के आसपास ये कंप्यूटर इतना बड़ा था कि उसको रखने के लिए पूरा रूम खाली रखना पड़ता था, मतलब कंप्यूटर का आकार एक बड़े से रूम के बराबर होता था। धीरे धीरे 1980 का समय आया जब कंप्यूटर जो है आपके टेबल पे आ गया, मतलब आप कंप्यूटर को एक टेबल पे रख सकते थे। धीरे धीरे 1990 का समय आया जब कंप्यूटर को जो है आप लोग जो है और छोटे जगह में रखने लगे, ठीक है। धीरे धीरे 2000 का समय आया तो आपके सामने लैपटॉप आ गया, आप अपने कंप्यूटर को यानी लैपटॉप को बैग में रखने लगे। धीरे धीरे 2010 का समय आया तो मोबाइल का जमाना आ गया, यानी कंप्यूटर का एक मिनी वर्जन जिसको आप अपने पॉकेट में रख के चलने लगे। धीरे धीरे और 2020 का समय आया, आपके पास आ गया स्मार्ट वॉच जिसको आप लोग हाथ में कलाई पे लेके घूमने लगे कंप्यूटर को। धीरे धीरे न जाने आगे और क्या आएगा एआई के जमाने में। तो यानी कि धीरे धीरे आप देख रहे हैं, पहले कैसेट बहुत बड़ा बड़ा हुआ करता था, इंसान जैसे जैसे डेवलप्ड हुआ मेमोरी छोटा होता गया और उसमें मेमोरी में जो है स्टोरेज का क्षमता बहुत बड़ा होता गया। इनकी जीवन शैली कैसी हुआ करती थी, इनके बारे में हम लोग देखते हैं कि इस समय मध्य पाषाण काल के जो लोग थे उनकी जीवन शैली कैसी हुआ करती थी। तो इस समय जो है पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी, मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। जबकि पशुपालन का जो डेवलपमेंट हुआ था वो कब हुआ था, नव पाषाण काल में हुआ था। याद रखेगा शुरुआत कब हुई थी, पूछे क्वेश्चन कि पशुपालन की शुरुआत कब हुई थी, याद रखेगा मध्य पाषाण काल में। और इसका डेवलपमेंट कब हुआ, ज्यादातर यूज कब होने लगा, वो यूज होने लगा नव पाषाण काल में। इसका एक जीता जागता एग्जांपल आपको मैं लेता हूं आधार कार्ड का। आपको पता है कि आधार कार्ड जो है 2009 में मनमोहन सरकार ने शुरू किया था, मनमोहन सरकार ने शुरू किया था, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत हुआ था। 2009 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी आधार कार्ड का, लेकिन 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तो इन्होंने जो है इसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया। इसका इस्तेमाल, आधार कार्ड का इस्तेमाल 2014 के बाद बहुत ज्यादा होने लगा। इसका मतलब शुरुआत तो हुआ था कांग्रेस की सरकार में, जबकि बीजेपी की सरकार में जो है इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। उसी तरह से पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुई, लेकिन इसका ज्यादातर इस्तेमाल जो है विकसित जो है डेवलपमेंट कब हुआ, नव पाषाण काल में हुआ था। चलिए याद रखते हैं हम लोग, मध्य पाषाण काल में जो सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर वो कौन सा था, कुत्ता। यानी कि मध्य पाषाण काल में जो पहला जानवर जिसको पालतू बनाया गया था वो था कुत्ता। इस काल के लोग भी जो है, ज्यादातर लोग जो है शिकार करते थे, संग्रहण करते थे। शिकार और संग्रह नहीं था, आपको पता है कि पूरा पाषाण काल अभी हमने जो पढ़ा, पूरा पाषाण काल के लोग भी शिकार ही किया करते थे, शिकार करते थे, खाते थे। इस टाइम के लोग भी जो है शिकार करते थे और भोजन जो भी जंगल में कोई भी कंदमूल, फल फ्रूट वगैरह जो भी मिलता था उसको ये लोग खा करके अपना जीवन यापन करते थे, उसी तरह से घूमते फिरते रहते थे। अभी तक अनाज का कोई पुख्ता प्रूफ नहीं है कि इस टाइम के लोग जो है अनाज खाया करते थे, अनाज उपजा करके, खेती बाड़ी करके उपजा करके खाते थे। हाँ, कुछ जगह पर इस समय के जो है अनाज के यानी कि खाद्यान्न उत्पादन के साक्ष्य मिले थे। बात समझे, इसी समय के मध्य पाषाण काल के जो है कुछ जगह पर प्रूफ एविडेंस मिले थे कि इस समय के अनाज, इस समय के चावल के साक्ष्य कहीं कहीं पर मिले, कहीं कहीं पर गेहूं के साक्ष्य मिले इस समय के, लेकिन यह प्रूफ नहीं होता है कि इस समय खेती होती थी। बात समझ में आया। इसीलिए हम लोग बोल सकते थे कि मध्य पाषाण काल के लोग जो है शिकारी जीवन जीते
थे और भोजन को जो है पेड़ पौधे से तोड़ करके वो खाना खाते थे, कंदमूल वगैरह। इसका जो साइट है, मतलब कि एग्जाम्पल कहां कहां पर ये देखने के लिए क्या क्या मिला, तो देखिएगा एक है आदमगढ़, मध्य प्रदेश का एक जगह है आदमगढ़। आदमगढ़ में जो है मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और राजस्थान का जो है बागोर जगह नामक जगह पर जो है पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। यानी कि पशुपालन का जो सबसे पुराना एविडेंस मिला है वो कहां पर मिला है, मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और राजस्थान का बागोर में मिला है। ठीक है, तो ये चीजें भी आप याद रखिएगा। अब आते हैं मानव अस्थि पंजर, यानी कि इंसान की जो खोपड़ी का पहला साक्ष्य मिला है वो कब कब मिला है, तो वो चीजों भी हम लोग यहां पर देखेंगे कि इंसान की जो खोपड़ी है सबसे पहले वो किस जमाने के मिले, तो वो जो है हमें मिले किस जमाने के, इसी काल के, यानी कि मध्य पाषाण काल के। भारत में मानव अस्थि पंजर, यानी कि चाहे वो खोपड़ी की हड्डी हो या शरीर के किसी हिस्से की हड्डी हो, उसका जो साक्ष्य मिला इसी काल के यानी मध्य पाषाण काल के मिले हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का, उत्तर प्रदेश का एक जिला है प्रतापगढ़, वहां पर कुछ जगह है जिसका नाम है सरायनहर, महादहा और दमदमा। ये 3 जगह पर जो है व्यवस्थित रूप से दफन किए गए मानव कंकाल मिले हैं। यानी कि इन तीनों जगह पर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के ये 3 जगह सरायनहर, महादहा और दमदमा में जो है व्यवस्थित रूप से दफन किए गए यानी कि मानव के कंकाल मिले हैं, मानव के खोपड़ी या मानव के हड्डी मिले हैं। चलिए खोजकर्ता के बारे में देखते हैं। जैसा कि हमने देखा था पूरा पाषाण काल के जो खोजकर्ता थे वे रॉबर्ट ब्रूस फूट ने जो है वहां पर एक कुल्हाड़ी मिला था पल्लवरम मद्रास में, तब जाकर के खोज स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो उसी तरह से जो है मध्य पाषाण काल की खोज की स्टार्ट कब हुई थी, तो ये हुई थी 1867 ईस्वी में। एक अंग्रेज अधिकारी थे जिसका नाम था C.L. कार्लाइल। C.L. कार्लाइल ने मध्य प्रदेश के जो विंध्य क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में जो विंध्य पर्वतमाला है उसके आसपास का जो क्षेत्र है, विंध्य पर्वत के आसपास का जो क्षेत्र है, वहीं से जो है कुछ इनके पास जो है मध्य पाषाण काल के उपकरण मिले। वहीं से जो है मध्य पाषाण काल के इनको कुछ उपकरण मिले, कुछ औजार मिले। जाने का मतलब है उस पर रिसर्च किया और हमें बहुत सारी जानकारियां प्रदान की। चलिए अब आते हैं, इस काल को तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब देखते हैं हम लोग सबसे ज्यादा डेवलप्ड पीरियड, यानी कि इंसान जो है सबसे पूरा पाषाण काल में तो उतना डेवलप नहीं था, मध्य पाषाण काल में अच्छा खासा डेवलप्ड हो चुके थे इंसान। लेकिन अब बात करेंगे हम लोग नव पाषाण काल में, जिस युग में जो है इंसान बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुके थे। इस युग में इंसान बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके थे। नियोलिथिक एज जिसको बोलते हैं, ये कब से कब तक था, 6000 से 1000 ईसा पूर्व के बीच। कब से कब तक, 6000 से 1000 ईसा पूर्व के बीच। इसी के बीच में आप पढ़िएगा कौन सा, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसी के बीच में पढ़िएगा। इसी के बीच में पढ़िएगा ताम्र पाषाण काल और जो भी चीजें जो पढ़िएगा यानी कि ऐतिहासिक ग्रंथ से पहले, यानी कि हमारे वैदिक काल से पहले जो भी घटनाएं हैं वो लगभग इसी पीरियड में हुए हैं, नव पाषाण काल में। यानी कि डेवलप्ड इंसान इसमें बने थे, ज्यादा डेवलप्ड इंसान इसमें देखने के लिए मिलते हैं। मुख्य औजार की बात करेंगे तो इसके औजार भी जो है बहुत ही ज्यादा एडवांस होंगे। जैसे इस काल के औजार अधिक परिष्कृत मतलब कह सकते हैं कि डेवलप्ड, अधिक डेवलप्ड या पॉलिश किए हुए या अधिक धारदार या अधिक नुकीले हुआ करते थे, अधिक छोटे छोटे बनाए जाने लगे थे। मतलब अपने हिसाब से अगर कहीं पर बड़ा औजार का यूज होता था तो बड़ा औजार बनाते थे, कहीं पर छोटा औजार का यूज होता था तो छोटा बनाते थे। मतलब ये लोग बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुके थे। जैसे पेड़ को अगर काटने के लिए इन लोगों को चाहिए था कुल्हाड़ी, तो इन्होंने कुल्हाड़ी बना लिया। अब कुल्हाड़ी कैसे बनाया, तो यहां पर आप देखिएगा ये है कुल्हाड़ी हमारा। देखिए एक लकड़ी है और इस लकड़ी में यहां पर आपको दिख रहा होगा कि एक नुकीला पत्थर बांध दिया, एक नुकीला पत्थर इस तरह से बांध दिया तो ये बन गया हमारा कुल्हाड़ी। अब इसको पकड़ करके, लकड़ी को पकड़ करके चलाना आसान हो गया, जबकि इससे पहले पत्थर को ही पकड़ के चलाया जाता था पूरा पाषाण काल में। उसको हाथ वाला कुल्हाड़ी बोलते थे और इसको भी तो हाथ वाला ही बोलेंगे, लेकिन इसको नॉर्मल कुल्हाड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो पेड़ वगैरह को काटने के लिए या किसी भी चीज को काटने के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल होने लगा था। कब, नव पाषाण काल में। देखिए ये कुल्हाड़ी है, ये कुल्हाड़ी का ही एक रूप है, आपको सामने ये दिख रहा होगा, कुल्हाड़ी का ही एक रूप है कि एक लकड़ी है जिसके बीच में जो है नुकीले पत्थर को घुसेड़ दिया गया है, तो ये कुल्हाड़ी का ही काम करता था। तो कहने का मतलब है पेड़ वगैरह को काटने के लिए अलग अलग तरीके के इस्तेमाल होते थे। ये देखिए कि नुकीला एक लकड़ी है और उसमें नुकीला पत्थर डाल दिया गया है, लगता है कि इसको फेंक के मारता होगा कि
किसी जानवर का अगर शिकार करना होता होगा तो इसको फेंक करके, इसको जैसे फेंकेगा तो ये वाला हिस्सा धंस जाएगा और ये जो है ग्रिप पकड़ने में आसानी होता होगा। तो ये फेंक करके हो सकता है किसी जानवर का शिकार करने के लिए इस तरह के औजार का इस्तेमाल करता होगा। चलिए, लकड़ी को तराशने के लिए बसोले का इस्तेमाल होने लगा था। बसोला अभी के जमाने में हम लोग बसूली जिसको बोलते हैं, बसूली देखे होंगे कि इस तरह से होता है, लकड़ी होता है, इसके बीच में लोहा का एक पतला सा, ये देखिए ये जस्ट इसी तरह का होता है बसूली, जिससे अभी के जमाने के में जो आप घर बनाते होंगे ना, तो घर बनाते हैं तो जो ईटा वाला जो मिस्त्री होता है वो क्या करता है, ईटा को तराशने के लिए, मतलब अगर कोई मोटा हो जाता है ईटा तो उसको पतला करने के लिए एक औजार इस्तेमाल करता है, उसको हम लोग बोलते हैं बसूली, ठीक है, या बसोले। तो बसोले से क्या करता है, किसी चीज को तराशा जाता था। तो उस जमाने में लकड़ी वगैरह को तराशने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते थे, बसोले का इस्तेमाल करते थे। वही चीज सेम कंडीशन लकड़ी में जो है, एक पत्थर को, नुकीला पत्थर को डाल दिया, बसोले बन गया। बनाने का थोड़ा तरीका अलग तो होता था। लकड़ी या पत्थर पर बारीक काम करने के लिए छेनी का इस्तेमाल अभी भी हम लोग करते हैं ना, कि छेनी से हम लोग देखे होंगे कि छड़ वगैरह काटना होता था तो छेनी से छड़ काटते हैं हम लोग, सरिया वगैरह काटना होता था छेनी से नहीं काटते हैं, इस तरह का होता है छेनी, ठीक है। यहाँ पर धार होता है और यहाँ से हथौड़ी से ठोका जाता है। तो कहने का मतलब है पत्थर का उस जमाने में भी छेनी का इस्तेमाल होता था। जैसे अभी आपको छेनी दिखाता हूं, देखिए, ये देखिए, यहाँ पर देखिए पत्थर का जो है एक तरफ, कहने का मतलब है पतला है और दूसरे तरफ मोटा है, जिससे दूसरे पत्थर से इसको ठोका जाता होगा, इससे महीन काम करने में आसानी होती थी। ये देखिए छेनी, कुछ इस तरह से छेनी। तो कहने का मतलब है उस जमाने में भी जो है पत्थर की छेनी बनाया गया, जिससे पत्थर पर या लकड़ी पर कुछ महीन काम करना होता था तो उससे महीन काम किया जा सकता था। चलिए, अनाज को पीसने के लिए सिलबट्टे का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया था और अनाज को कूटने के लिए मूसल का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया था। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि आपसे आज से 10-20 साल पहले या गांव घर में अभी भी आपको देखने के लिए मिलता है कि मिक्सचर मशीन से पहले लोग जो मसाला वगैरह पीसा करते थे वो किस पे, एक नीचे चौड़ा सा पत्थर होता था और उसके ऊपर में एक गोल सा पत्थर होता था। गोल पत्थर को चौड़े पत्थर पर घिसा जाता था और उसके बीच में मिर्ची धनिया वगैरह डाल दिया जाता था। घिस के जो है मिर्ची वगैरह को पीस दिया जाता था, मसाला को पीस दिया जाता था। तो कहने का मतलब है इसी को बोलते हैं सिलबट्टा और गांव घर में लोड़ी पाटी बोलते हैं। तो कहने का मतलब है अनाज को पीसने के लिए जो है उस जमाने में भी सिलबट्टा का इस्तेमाल करना स्टार्ट हो चुका था। और मान के चलिए धान वगैरह का जो उसका जो छिलका होता है उसको निकालने के लिए औखल देखे होंगे आपने, औखली देखा होगा, इस तरह का गोल होता है, बीच में खाली होता है, ऊपर से एक लोहे का डंडा, अभी के जमाने में बात करना है, लोहे का डंडा, इसमें बार बार कूटा जाता है, इसमें मारा जाता है। तो उसका जो चावल का जो धान का जो भूसी होता है वो अलग हो जाता है और चावल अलग हो जाता है, फिर बाद में उसको उड़ा लिया जाता है, ठीक है, दोनों को अलग कर लिया जाता है, इस तरह से फ्रेश मिल जाता है। अभी का जमाना डेवलप्ड हो चुका है ना। तो उसी तरह से जो है जिसको हम लोग मूसल बोलते हैं, तो उस जमाने में भी मूसल का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया था, जिसको अभी हम लोग ढेकी बोलते हैं, ठीक है, गांव घर वाले जानते होंगे। फसल काटने के लिए हसिया, और वो जो फसल वगैरह काटने के लिए, देखिए ये है हसिया, पत्थर के हसिया बनाए जाते थे। जैसे मान के चलिए लकड़ी का इस तरह से बना दिया आकृति, इसमें जो है छोटा छोटा पत्थर को फंसा दिया जाता था, इसमें छोटा छोटा पत्थर को फंसा दिया जाता था, जिसको जो है ऊपर नीचे करने पर, मतलब हिलाने पर जो है वो क्या होता था, कटता था, ठीक है, धार हो जाने के कारण। देखिए इस तरह से हसिया है, तो इसमें अगर पत्थर का छोटा छोटा टुकड़ा डाल दिया जाए तो इसमें धार हो जाता था, जिससे किसी फसल को काटने में आसानी होती है। अभी भी हसिया जो है इसी टाइप का ही होता है, बस अंतर इतना है कि हसिया अभी लोहा का होता है। ये भी देखिए कोई वही फसल वगैरह ही काटने के लिए इस्तेमाल होता था, हसिया टाइप का ही। तो कहने का मतलब है औजार कुछ इस तरह के हुआ करते थे उस जमाने में भी। हसिया किसको बोलते हैं, छोटे छोटे पत्थरों को लकड़ी के हत्थे में लगाकर बनाई जाती थी हसिया, जिससे फसल काटा जाता था। तीर के अग्रभाग यानी कि तीर का जो आगे वाला हिस्सा, जो कि हमने बताया कि मध्य पाषाण काल में भी इस्तेमाल किया जाता था, तो इसमें और ज्यादा डेवलप्ड तरीके से और ज्यादा शार्प तीर का जो अगला हिस्सा वो पत्थर का हुआ करता था, पीछे लकड़ी डाल दिया जाता था। भाला वगैरह जो भी चीज है वो और अधिक अच्छे तरीके से पॉलिश किया जाने लगा, ठीक है, और अच्छे औजार इसमें इस्तेमाल किए जाने लगे थे नवपाषाण काल में। चलिए नवपाषाण काल का एक एग्जाम्पल आपको देते हैं कि कश्मीर में जो एक जगह है बुर्ज होम और बिहार में एक जगह है चिरांद, यहां से क्या मिले हैं, कश्मीर के बुर्ज होम और बिहार के चिरांद से जो है हमें मिले हैं हड्डियों के बने हुए औजार। हड्डियों के औजार का भी इस्तेमाल इसी जमाने में होता था, नवपाषाण काल में होता था। बात आपके समझ में आया, बात आपके दिमाग में घुस गया होगा। चलिए इसकी कुछ विशेषताएं देखेंगे कि इस टाइम के जो इंसान है बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो चुके थे, तो उनके बारे में कुछ विशेषताएं देखते हैं कि कृषि और अस्थायी जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। इस जमाने में कृषि और अस्थायी जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। पशुपालन को बहुत अच्छे तरीके से किया जाता था, जिसकी शुरुआत मध्य पाषाण काल में ऑलरेडी हो चुकी
चुकी थी। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए, इस समय के मनुष्य शिकारी संग्राहक नहीं थे। इस समय के मनुष्य क्या थे? शिकारी नहीं थे, यानी कि शिकार करके खाना लोगों का मेन काम नहीं था, बल्कि ये लोग जो थे खाद्य उत्पादक बन चुके थे। मतलब कि अनाज को ये लोग उपजाते थे और उस अनाज को ही ये खाते थे। अब ये लोग शिकार नहीं करने जाते थे, अब ये लोग जो है एक जगह रह करके अनाज को उगाते थे। अनाज की शुरुआत कैसे हुई होगी, इसको सोच के देखिए, इसको थोड़ा सा मेरे हिसाब से सोच के देखिए कि होता क्या होगा कि इन लोगों ने देखा होगा, जब दिमाग डेवलप करना स्टार्ट किया होगा, कहीं देखा होगा कि गेहूं का लगा हुआ है कुछ पौधा, गेहूं, धान, जौ, ये सब क्या होता है जंगल वगैरह में भी उग जाता है। तो इन्होंने हो सकता है कि कहीं देखा होगा गेहूं या जौ का पौधा देखा होगा, फिर उसका नजर पड़ गया होगा, उस गेहूं और जौ को जो है ये लोग मान के चले गलती से तोड़ के कहीं रख दिए होंगे। पता चला होगा कुछ दिन बाद कि वहां पर भी जो है गेहूं का पौधा उग गया। तो ये लोग के दिमाग में क्लिक किया होगा कि कहीं ना कहीं इसका जो इस अनाज पकने के बाद इसको तोड़ के दूसरे जगह अगर हम लोग मिट्टी में डाल देते हैं तो वो फिर से अनाज बन जाता है। तो बात समझ में आया। तो धीरे धीरे जो है ये लोग अब समझ में आ गया कि गेहूं जो है उसको खेत में, गेहूं को, अनाज को खेत में छींट देने के बाद कुछ दिन बाद जो है उसमें फिर वो गेहूं जो है पक जाता है, बहुत सारा गेहूं मिलता है। तो इस तरह से जो है धीरे धीरे हो सकता है खेती की शुरुआत हुई होगी। तो कहने का मतलब है मानव ने जंगली पौधों, खाद्य फसलों के रूप में, देखिए बताया ना, गेहूं, जौ और चावल जैसी फसलों को उगाना सीखा। ठीक है, बात समझ में आया। गेहूं, जौ और चावल, यही सब चीजों को उगाना सीखा होगा शुरुआत में। धीरे धीरे इन्होंने बीज चयन, धीरे धीरे बीज चयन मतलब कि किस बीज को जो है कब डालना चाहिए, किस जगह डालना चाहिए, कैसा वातावरण में डालना चाहिए, ये सभी चीजें इन्होंने सीखा होगा। इसी से क्या हो गया कि खेती धीरे धीरे डेवलप्ड करना स्टार्ट हो गया। अब इन लोगों को शिकार करने की क्या जरूरत है, बुआई वगैरह के बारे में सीखा होगा कि किस सीजन में कैसे बुआई करेंगे। हो सकता है कि ये जमीन का टुकड़ा है, पहले इसको जो है पत्थर से खुरेद खुरेद कर उसमें डालता होगा गेहूं का बीज, ठीक है, जिसमें समय बहुत ज्यादा लग जाता होगा। तो धीरे धीरे जो है इनके पास, देखिए यहां पर आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जानवरों द्वारा खींचे जाने वाले लकड़ी के हल का भी इसी समय डेवलपमेंट हो चुका था। लकड़ी के हल का डेवलपमेंट हो चुका था, जिसने कृषि में क्रांति ला दी। मतलब अब जो काम पत्थर से बहुत ज्यादा समय में खोदा जाता था जिस जमीन को, उस जमीन को हल यानी कि हल बैल के द्वारा, हल लकड़ी के हल द्वारा जो है इसको बहुत जल्दी कर लिया जाता था, जिससे क्या हो जाता था, ज्यादा जगह पर जो है खेती की जा सकती थी, जिससे अनाज की उपज ज्यादा होने लगा था। अब सोच के देखिए कि अनाज का उपज होगा, मान के चलिए एक घर में 10 आदमी है, तो 10 आदमी क्या करेगा, अनाज को उपजाएगा नहीं। 2-4 आदमी अनाज यानी खेती गृहस्थी किया, 2-4 आदमी कुछ और काम करने के लिए सोचने लगे, 2-4 आदमी बेरोजगार भी बैठे रहे, 2-4 आदमी कुछ और काम करने लगे। तो इस तरह से होना स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, सिंचाई वगैरह के बारे में इन लोगों को आइडिया लग गया होगा कि अगर फसल को सिंचाई करेंगे तो ज्यादा मतलब कि फसल उगेगा। कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी विकास हुआ। बताया था ना, पशुपालन की शुरुआत हुई थी मध्य पाषाण काल में, लेकिन इस काल में, नव पाषाण काल में इसका डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, लोगों ने क्या किया, बैल वगैरह को पालना स्टार्ट किया होगा, जिससे जो है खेती करना स्टार्ट किया, बैल वगैरह से जो है हल जोतना स्टार्ट किया। और भी बहुत सारे जानवर, मान के चलिए गधा के ऊपर जो है अनाज लाद करके दूसरे जगह ले जाना स्टार्ट किया होगा। तो कहने का मतलब है क्या किया नहीं किया, ये चीजें बाद की बात है, ये उन लोगों के लिए है, लेकिन हम लोग अंदाज लगा सकते हैं। पशुओं का उपयोग न केवल भोजन के लिए, यानी कि पशु को न केवल अब शिकार के लिए, अब सिर्फ पशु का इस्तेमाल ऐसा नहीं, पुराने जमाने में जो है पशु को क्या करते थे, मार करके बस उसका गोश्त खा लिया करते थे, इस तरह से नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल जो है खेतों की जुताई में भी होने लगा था। ठीक है, खेतों की जुताई में भी होने लगा था, यानी कि आपको पता है कि लकड़ी के हल का आविष्कार हो चुका था। लकड़ी के हल को जो है बैल वगैरह को में बांध दिया जाता था। और हल कैसा होता है, हल होता है देखिए इस तरह का एक डंडा होता है, ये बैल में बांध दिया जाता है, और यहाँ पर एक नुकीला इस तरह से बना होता था, पत्थर का, हो सकता है कि ये पत्थर का बना हुआ हो, और यहाँ पर आदमी पकड़ने के लिए होता है। ठीक है, इसको खींचते हैं ऐसे, जिसमें इधर मट्टी आ जाती है। तो कहने का मतलब है, जिससे क्या हो गया, जब हल बैल का इस्तेमाल होने लगा तो कृषि की उत्पादकता बढ़ी, मतलब ज्यादा कृषि, ज्यादा अनाज उगने लगा। ठीक है, कृषि के विकास से मनुष्य को भोजन की तलाश में भटकना नहीं पड़ता। बात समझ में आया। अब जो है मनुष्य, सोच के देखिए, गेहूं जैसे लगाया तो एटलीस्ट 3 महीना तो एक जगह रहना पड़ेगा ना उसको, और 3 महीना मान के चलिए, 3 महीना के बाद वो अनाज उगाया, क्या अनाज को छोड़ के अब वो दूसरी जगह जाएगा? नहीं। अब क्या करेगा, धीरे धीरे वो घर बना लेगा, धीरे धीरे रहने के लिए वो क्या करेगा, घर बना लेगा, जिसमें क्या करेगा, रहेगा 12 महीना रहेगा धीरे धीरे। और अब सोच के देखिए, अकेला तो घर बनाएगा नहीं, उसका जो अगल बगल का दोस्त वगैरह है उसके आसपास घर बनाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे घर जो है एक जगह बन गए होंगे, और वही जो है एक गांव का रूप ले लिए होंगे, और धीरे धीरे जब बहुत बड़ा गांव बन जाता होगा तो वही शहर का भी रूप ले लिया। तो कहने का मतलब है, आपको समझ में आ गया कि लोग जो है, अब लोगों को भटकना नहीं पड़ता था शिकार करने के लिए, अनाज
अनाज के लिए भटकना नहीं पड़ता था, लोग अस्थायी हो चुके थे, लोग घर बना लिए थे। और जब बहुत सारे घर एक जगह बनेगा तो गांव भी यानी बस्तियां भी बस जाएगी, गांव बस जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। और भोजन की अधिक उपलब्धता के कारण जनसंख्या में भी वृद्धि हुई। अब सोच के देखिए, पुराने जमाने में, पूरा पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में, जब जंगल में ये लोग रहा करते थे, आज यहाँ कल वहां, तो बहुत सारे जंगली जानवर जो है, इन लोगों को मान के चलिए किसी को अकेला देखा तो जंगली जानवर अटैक करके मार दिया करते थे। और साथ में जो है अपना अपना जो है खाना पीना का इंतजाम खुद करो। तो उस टाइम जो है फर्टिलिटी रेट बहुत कम होगा। कहने का मतलब है आदमी को अपना खाने के लिए सोचना पड़ता था, दूसरे का क्या देखेगा। लेकिन जब इंसान के पास अपने घर में बहुत सारा अनाज का स्टॉक हो गया तो वो क्या करने लगा, जनसंख्या में भी बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। ठीक है, जिससे क्या हुआ, बड़े समुदाय विकसित हुए। समुदाय विकसित हुए कहने का मतलब है कि अब देखिए लोग अधिक हो गए तो कुछ लोग जो है खेती करने लगे, कुछ लोग जो है मान के चलिए मिट्टी का बर्तन बनाने लगे, कुछ लोग दूसरा काम करने लगे, हथियार वगैरह बनाने लगे, कुछ लोग जो है गांव के चारों तरफ पहरा देने लगे, सेना का काम करने लगे, कुछ लोग जो है मान के चलिए हेड बन गए, सरदार बन गए, जिसको राजा धीरे धीरे बोलना स्टार्ट कर गया कि मैं जो हूं मेरा सब बात मानेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है धीरे धीरे आपस में सहमति से कुछ लोगों को राजा बना दिया, कुछ लोग आपस में सिपाही बन गए कि हम लोग का काम रहेगा बस खाना और गांव की सुरक्षा करना। कुछ लोग जो है औजार बनाने लगे, हथियार बनाने लगे, आपस में युद्ध भी होने लगा, एक गांव से दूसरे गांव में युद्ध भी होने लगा। कहने का मतलब इसी तरह से इंसान डेवलप हुए धीरे धीरे। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली फसल, यानी कि कृषि के लिए जो सबसे पहली फसल अपनाई गई थी, यानी सबसे पहले किस अनाज की खेती हुई थी, वो थी गेहूं एवं जौ की। ये किस आधार पे बोल रहे हैं, तो हमारे पास जो प्रूफ मिले हैं, सबसे पुराना अनाज का जो प्रूफ मिला है वो मिला है गेहूं और जौ का। किसका, गेहूं और जौ का। लेकिन इंसान ने जो है सबसे पहले किस अनाज का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो वो है चावल। देखिए, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था, यानी इंसान ने सबसे पहले चावल का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है। ठीक है, चलिए श्रम का विभाजन देखते हैं कि इंसानों का जो है काम भी धीरे धीरे बढ़ गया। जैसे जब सभी को भोजन जुटाने की आवश्यकता नहीं रही, यानी कि अब सभी लोग तो भोजन नहीं जुटाएंगे, मान के चलिए 2-4 लोग खेती करेंगे और कुछ लोग जो है कुछ और भी काम करना पड़ेगा, जैसे कि बर्तन बनाने लगे कुछ लोग, जैसे कि कुछ लोग औजार बनाने लगे, कुछ लोग जो है सेना का काम करने लगे, कुछ लोग राजा बन गए, कुछ लोग जो है अपने गांव का मतलब हेड बन गए। तो कहने का मतलब है इस तरह के लोग जो है इस तरह के काम को आपस में बांट लिया, इसी को बोलते हैं श्रम का विभाजन। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए कुम्हार के चाक का आविष्कार हो गया। मतलब कि यहां पर सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि पहिए का आविष्कार इसी जमाने में नवपाषाण काल में ही सबसे पहले पहिए का आविष्कार हो गया। पहिया जो व्हील है उसका आविष्कार सबसे पहले नवपाषाण काल में ही हो गया। नए पाषाण काल में पहिया का जैसे ही इस्तेमाल हुआ तो पहिया कुछ मान के चलिए इस तरह के गोल पत्थर को जो है इस तरह से गोल पत्थर को पहिया बोला जाता था। शुरुआत में इसका इस्तेमाल जो है कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पर पहिए का आविष्कार इसी काल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। लगभग पहिए का जो आविष्कार है वो कब का माना जाता है, लगभग 3500 ईसा पूर्व का माना जाता है। यानी कि पहिए का जो डिस्कवरी है, इस्तेमाल जो सबसे पहले हुआ था, पहिए का जो प्रूफ हमारे पास है वो सबसे पुराना प्रूफ है 3500 ईसा पूर्व का। यानी कि कहा जाता है कि पहिए का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में 3500 ईसा पूर्व में हुआ था। पहिए का पहला प्रयोग संभवतः परिवहन के लिए नहीं, ऐसा नहीं है कि पहिया का इस्तेमाल हुआ और उससे जो है गाड़ी बना दिया, उससे सामान ढोना स्टार्ट कर दिया, नहीं, बल्कि कुम्हार के चाक के रूप में हुआ था। बल्कि पहिया का आविष्कार जो है कुम्हार के चाक के रूप में, देखिए ये है कुम्हार का चाक। कुम्हार जो अभी बर्तन वगैरह मिट्टी का जो बनाता है उसका जो ये चाक होता था, ये पहिए गोल पहिए का बना होता है, जिसको घुमा करके इसके ऊपर मिट्टी डाल करके बर्तन बनाया जाता है। ज्यादातर चांस है कि पहिया का शुरुआत में जो है इस्तेमाल चाक के रूप में ही हुआ होगा। यही चीज यहां बोल रहा है कि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए कुम्हार के चाक का आविष्कार हुआ, जिससे अनाज के भंडारण आसान हो गया। अब सोच के देखिए, मिट्टी के बर्तन बनने लगे तो अनाज जो पहले जमीन पे फेंका रहता था अब उसको मिट्टी के बर्तन में रखने लगे, जिससे क्या हो गया, अनाज और ज्यादा दिन तक चलने लगे। मतलब कि धीरे धीरे इंसानों को सुविधा होने लगी थी। बात समझ में आया। बाद में पहियादार वाहनों का भी उपयोग होने लगा। मतलब कि धीरे धीरे जो गोल पहिया था जिसका इस्तेमाल शुरू में सिर्फ कुम्हार के लिए चाक के रूप में करते थे, अब उसको जो धीरे धीरे जो है इस तरह से लकड़ी डाल करके उसके ऊपर तख्ता रख देते थे। मान के चलिए 4 पहिया को आपस में जोड़ दिया और उसके ऊपर लकड़ी का तख्ता डाल दिया तो बन गया गाड़ी, पहिया गाड़ी बन गया। तो कहने का मतलब है धीरे धीरे जो है पहिया वाहन बनाने लगे और जो है भारी सामान को इधर से उधर ढोना जो है आसान हो गया। अब सोच के देखिए, जब पहिया का गाड़ी का इस्तेमाल जैसे ही हुआ तो आदमी क्या करने लगे, अपने अनाज को मान के चलिए यहाँ
पर इस गांव में गेहूं हो रहा है, दूसरे गांव में गेहूं नहीं होता है, यहाँ के अनाज को जो है वहां पर बेचने भी जाने लगे। यानी कि व्यापार की शुरुआत भी इसी युग में हो गई। जैसे ही गाड़ी का आविष्कार हुआ, जैसे ही पहिया गाड़ी का आविष्कार हुआ, व्यापार का भी यानी कि शुरुआत इस युग में हो गया। अपना भारी सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे, वहां पर बेच भी देते थे, या तो मान के चले घर भी शिफ्टिंग आसान हो गया। तो कहने का मतलब है धीरे धीरे, और पहिया में ही देखिए धीरे धीरे इससे ये बना इस तरह से, फिर इससे ये बना, फिर इससे इस तरह से टायर लगा दिया। अब सोच के देखिए कि अभी का टायर जो है बहुत ज्यादा डेवलप्ड ट्यूबलेस टायर बन गया है। तो शुरुआत वाला पहिया देखिए इस तरह का था, कुछ इस तरह का शुरुआती पहिया था। पत्थर में जो है लकड़ी को गाड़ दिया जाता था और इसको जो है 4-5 पहिया को आपस में जोड़ दिया जाता था। चलिए महत्वपूर्ण स्थल के बारे में देखते हैं कि नवपाषाण काल में जो है महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से है। तो इसमें सबसे पहला जो आपको याद रखना है वो है बुर्ज होम, कश्मीर का बुर्ज होम। यानी कि कश्मीर में एक जगह है बुर्ज होम। यहां पर तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि यहां पर हड्डी के, यहां से और बिहार के चिरांद से हड्डी के औजार मिले थे। दूसरा चीज याद रखना है कि यहां पर गर्तवास मिले। गर्तवास बोलते हैं कि गड्ढे में बना हुआ घर, यानी कि यहां पर एक गड्ढा बना दिया जाता था और गड्ढे के बीचों बीच में घर बनाया जाता था और इस घर में जाने के लिए सीढ़ी बना हुआ था, नीचे उतरने के लिए सीढ़ी बना हुआ करता था। इसी को बोलते हैं, यानी कि गड्ढे में बना हुआ घर को गर्तवास बोलते हैं। याद रह जाएगा, बुर्ज होम में क्या मिला था? हड्डी के औजार मिले थे और गर्तवास मिले थे, गड्ढे का बना हुआ घर मिले थे। मनुष्य के साथ साथ यहां पर कुत्तों को दफनाने के भी प्रूफ मिले हैं, यानी कि इंसान के साथ साथ यहां पर जो है कुत्ते का भी दफन किया गया था, ऐसा प्रूफ मिला था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है बुर्ज होम के बारे में। गर्तवास और मनुष्य के साथ साथ कुत्ते को भी दफन किया जाता था और साथ में यहां से क्या मिले हैं? हड्डी के औजार मिले हैं। दूसरा याद रखिएगा मेहरगढ़ और कोल्डीहवा। मेहरगढ़ से पहले देखते हैं, मेहरगढ़ से सबसे पहले क्या चीज है? मेहरगढ़ से कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, यानी कि कृषि का सबसे पुराना जो प्रूफ, पुराना जो एविडेंस मिला है वो मेहरगढ़ से मिला है। और मेहरगढ़ में यानी कि पाकिस्तान के मेहरगढ़ में किस चीज की खेती होती थी? तो गेहूं और जौ की खेती होती होगी। पाकिस्तान के मेहरगढ़ में सबसे पुराने कृषि यानी कि खेती का सबसे पुराना प्रूफ मिला है, जो कि अंदाज लगाया जाता है कि यहां पर गेहूं और जौ की खेती होती होगी। अंदाजन ये लगभग 7000 ईसा पूर्व की बात है। इसीलिए तो हमने यहां बताया था, देखिए यहां पर हमने बताया था कि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली फसल क्या थी? गेहूं एवं जौ। कहां पर मिला था? पाकिस्तान के मेहरगढ़ में गेहूं एवं जौ सबसे पहले हुई थी। लेकिन इंसान ने जो इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था वो चावल। और चावल का प्रूफ कहां से मिला था? तो याद रखिए चावल का प्रूफ मिला था कोल्डीहवा उत्तर प्रदेश में। चावल का जो सबसे पुराना साक्ष्य मिला है कोल्डीहवा उत्तर प्रदेश में। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? कोल्डीहवा उत्तर प्रदेश में। गेहूं और जौ के बाद मिले हैं, लेकिन इंसानों ने जो है इसका इस्तेमाल खाने के लिए सबसे पहले किया था। चलिए अब हम लोगों का यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक काल कंप्लीट हो चुका है। प्राग ऐतिहासिक काल यानी ऐसा काल जिसका कोई लिखित एविडेंस नहीं है। और आप लोगों ने देखा भी कि अभी तक हम लोगों ने कोई लिखित एविडेंस का जिक्र नहीं किया, क्योंकि इस टाइम के एविडेंस जो है वो लिखित हुआ ही नहीं करते थे। तो बताइए कि हम कैसे कह दें कि इस टाइम के जो है एविडेंस वो लिखित है। तो अब हम लोग देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, यानी कि जिस काल के एविडेंस हमारे पास लिखित तो है लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, उसको पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और याद रखिए आद्य ऐतिहासिक काल जो है नवपाषाण काल के बीचों बीच में है। आद्य ऐतिहासिक काल नवपाषाण काल के बीचों बीच में पड़ता है। वह काल जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, देखिए लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन या तो उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है या अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। मतलब इसके लिए कहा जाता है कि हमारे पास लिखित साक्ष्य तो है लेकिन उसको या तो हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं या तो हो सकता है कि वो एविडेंस ही अधूरा हो, स्पष्ट नहीं हो। जैसे आपने देखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ताम्र पाषाणिक संस्कृति, ये दोनों जो है इसके बहुत फेमस एग्जांपल है। किसके? आद्य पाषाण काल के एग्जांपल है, आद्य ऐतिहासिक काल के एग्जांपल है। पहला देखेगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग उतना डिटेल नहीं देखेंगे क्योंकि अगला चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता। ये लगभग 2500 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखते हैं। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यह क्या थी? एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। मतलब कि अब पत्थर का उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। अब जो है पत्थर का उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, यानी पत्थर का भी इस्तेमाल होता था लेकिन उतना ज्यादा नहीं। अब किस चीज का इस्तेमाल होने लगा था? कांसा का इस्तेमाल होने लगा था। किस चीज का? कांसा का इस्तेमाल होने लगा था। आपके घर में भी 10-15 साल पहले कांसा का बर्तन होगा जिसमें आप खाते पीते होंगे। बहुत ज्यादा भारी सोने के कलर का यानी पीला कलर का बर्तन हुआ करता था, बहुत ज्यादा भारी, अजीब तरह के महकता था। ठीक है, अभी भी दान दहेज में वो दिया जाता है। ठीक है, तो वही कांसा का बर्तन की बात करेंगे, यानी कि कांसा
कांसा के वस्तुओं का जो है इस्तेमाल ज्यादा होने लगा था। और कांसा बनता किससे है? तांबा और टीन से को मिलाकर बनता है। कांसा किससे बनता है? तांबा और टीन को मिलाने से बनता है कांसा। बात समझ में आया? कॉपर और टीन को मिलाने से बनता है कांसा। ठीक, यहाँ तांबे और टीन को मिलाकर कांस्य धातु का उपयोग किया जाता था। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता एक कांसा वाली सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। इसकी लिपि जो है, यहाँ कहने का मतलब है इस युग में तो लिखा गया है लेकिन इसको पढ़ नहीं पाए हैं, तो इसकी जो लिपि थी वो एक रहस्यमय थी, एक रहस्यमय थी, क्योंकि उसको अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए, वो रहस्य बना हुआ है। कैसी लिपि थी? तो ये थी भाव चित्रात्मक लिपि। कैसी लिपि थी? भाव चित्रात्मक, मतलब अपने अभिव्यक्ति को, अपने भाव को जो है चित्र के माध्यम से व्यक्त करने का वो लोग प्रयास किए थे। जैसे इस टाइम ऐसे बना हुआ है मूर्ति, ये क्या कहना चाह रहा पता नहीं, मछली बना हुआ है ऐसे, क्या कहना चाह रहा पता नहीं, फिर ऐसे जाकर के ऐसे फोटो बना हुआ है, क्या कहना चाह रहा है, ऐसे बना हुआ है। तो बहुत अजीब अजीब तरह से जो है चित्र बने हुए हैं और लिखने का तरीका जो है थोड़ा सा अजीब है। इसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे आगे के लेक्चर में। तो इस टाइम की जो लिपि थी वो कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी, जो कि अभी भी रहस्य बना हुआ जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। चलिए अब देखेंगे, यह एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? नगरीय सभ्यता थी, मतलब के हड़प्पा यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है नगर में रहते थे, शहर बना के रहते थे, यानी कि इस समय शहर का डेवलपमेंट हो चुका था। यहाँ के लोग जो है नगरीय सभ्यता में जी रहे थे, शहर वाली सभ्यता जिंदगी जी रहे थे, क्योंकि यहाँ पर सुनियोजित नगर यानी कि बहुत अच्छे तरीके से डेवलप्ड जो है यहाँ पर सिटी बसा हुआ था कि एक तरफ रोड रहेगा, इसके रोड के किनारे किनारे घर रहेगा, इसके पीछे जो है नाली निकलेगी, सबका दरवाजा है जो है गेट की तरफ रहेगा, शहर के बीचों बीच में जो है एक बड़ा सा तालाब रहेगा स्नान करने का, यानी कि पूरी तरह से प्लान्ड तरीके से एक सिटी बसाया गया था। वही था सिंधु घाटी सभ्यता। याद रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता एक सिटी वाली सभ्यता थी। ठीक है, इसमें उन्नत जल निकाय थे, यानी कि नाला व्यवस्था बहुत अच्छा था, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, परिष्कृत हस्तशिल्प के प्रमाण मिले हैं, मतलब बहुत अच्छे तरीके से जो है यहाँ के जो वस्तु जैसे कि हस्तशिल्प, हाथ से बनाए गए बहुत सारे औजार हो गया, बर्तन हो गया, ये सभी चीजें जो है बहुत डेवलप्ड हो चुके थे, बहुत सारी मूर्तियां मिली है, ये सभी बहुत एडवांस हो चुके थे। चलिए अगला आता है आद्य ऐतिहासिक काल में ही ताम्र पाषाण काल, यानी कि ताम्र से नाम से ही लग रहा है, ताम्र मतलब होता है तांबा, ऐसा युग जिसमें पत्थर के साथ साथ तांबा का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ताम्र पाषाण काल, कैल्कोलिथिक एज, यानी कि ये टाइम पीरियड आता है 2000 से 700 ईसा पूर्व के बीच, जब तक कि लोहे का आविष्कार नहीं हो गया। लोहे का आविष्कार 700 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। जब तक लोहे का आविष्कार नहीं हो गया तब तक जो है इस युग में मनुष्य जो है पत्थर के साथ साथ तांबा का इस्तेमाल करता था, पत्थर के साथ साथ तांबा का इस्तेमाल करता था, इसीलिए इसको ताम्र पाषाण युग कहते हैं। और याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता नव पाषाण काल के बीचों बीच में है, उसी तरह से ताम्र पाषाण काल जो है नव पाषाण काल के लास्ट में आता है। जहां हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, आपको हमने बताया था हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, वहीं पर जो है ताम्र पाषाण कालीन जो है एक ग्रामीण सभ्यता थी, यानी कि ताम्र पाषाण काल के लोग जो है गांव में रहा करते थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है शहर में रहा करते थे। मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? तांबा। यानी इंसानों ने जो सबसे पहले धातु का प्रयोग किया वो कौन सी थी? तांबा। और तांबा से क्या बनाया होगा? तो तांबा से जो सबसे पहला औजार बना था वो था कुल्हाड़ी। ताम्र पाषाण काल का दो एग्जाम्पल देखते हैं। ताम्र पाषाण काल के पहला एग्जाम्पल है जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है, इसके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र का एक गांव का नाम याद रखना है, इनाम गांव। इनाम गांव में जब खुदाई हुआ पता चला कि इनाम गांव जो है ये एक ताम्र पाषाण कालीन गांव था, यानी कि ग्रामीण जीवन की जो है यहाँ से साक्ष्य मिले हैं कि जोरवे संस्कृति का हिस्सा था। जोरवे संस्कृति के अंतर्गत इनाम गांव में पहला ऐसा गांव था जहां पर ग्रामीण जीवन के साक्ष्य मिले हैं। किस जमाने के? ये था ताम्र पाषाण काल के। चलिए कायथा संस्कृति, ये मध्य प्रदेश में है। कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश में है। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे कहा जाता है कि ताम्र पाषाण संस्कृति का एक स्थल था जहां से हमें मिट्टी के बर्तन मिले थे, यानी कि कायथा संस्कृति जो कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे है। नर्मदा नदी के किनारे से हमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो बताते हैं, जिसका रिसर्च करने पर पता चला कि ये ताम्र पाषाण काल के मिट्टी के बर्तन में है। इस संस्कृति को कायथा संस्कृति बोलते हैं। ये लास्ट है ऐतिहासिक काल, इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे अभी क्योंकि आगे पूरा इतिहास तो ऐतिहासिक काल ही है। इसी को तो हम लोग कहते हैं प्राचीन भारत,
भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, इसी को तो आगे पढ़ना है। तो ऐतिहासिक काल कहते किसको है? ऐसा काल जिसके लिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, यानी कि इसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है और उसको पढ़ा भी जा चुका है। जैसे जनरली माना जाता है कि जब से वैदिक काल की शुरुआत हुई, यानी कि जब से वेद लिखा गया तब से जो है ऐतिहासिक काल की शुरुआत मानी जाती है। अब वेद जितना पुराना, ऐतिहासिक काल भी उतना पुराना, क्योंकि वेद को अभी भी हम लोग पढ़ पा रहे हैं अच्छे तरीके से, उसको पढ़ के समझ के उससे बहुत सारी हमने जानकारियां भी ले ली है। बात समझ में आया? बहुत सारे अभिलेख, बहुत सारे पांडुलिपि, बहुत सारे सिक्के हैं जिनको पढ़ा गया है। तो ये सभी चीजें जो है ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। जैसे गुप्त साम्राज्य के बारे में, जैसे मौर्य साम्राज्य के बारे में, जैसे और भी जो चीजें हैं बौद्ध के बारे में, जैसे गौतम बुद्ध, महावीर, जैन के बारे में। कहने का मतलब है ये सभी चीजों के जो है हमारे पास एविडेंस है, इसीलिए इसको हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब देखिए प्राग ऐतिहासिक काल से रिलेटेड, यानी कि तीनों से रिलेटेड जो है हम लोग 25 टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वह काल जिसके कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, यानी ऐसा टाइम जिसका कोई लिखित एविडेंस नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज। क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिक एज या पाषाण काल, पत्थर वाला युग। कब से कब तक? मानव के शुरुआती जीवन से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। इसको हम लोग 3 कैटेगरी में बांटे थे, आपको बताए थे कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और लास्ट में नव पाषाण काल। बात समझ में आया? प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि इतिहास से पहले की जो घटना है उसको प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी किससे मिलती है? तो ये किससे मिलेगा? पुरातत्व साक्ष्य से मिलेगा, यानी कि जो भी पत्थर वगैरह, जो भी एविडेंस हमको खुदाई में मिले हैं उसी से तब मिलेगा। कोई ग्रंथ नहीं था, क्योंकि कुछ उस टाइम का कुछ लिखा हुआ ही हमारे पास एविडेंस नहीं है, कोई अभिलेख नहीं था, कोई सिक्का नहीं था। बात समझ में आया? चलिए तीसरा देखिएगा, पूरा पाषाण काल लगभग किस समय का है? पूरा पाषाण काल कब का है? मानव के शुरुआती जीवन से कब तक? 10,000 ईसा पूर्व के पहले तक का है, यानी 10,000 ईसा पूर्व के बीच का है। और आपको बताए थे कि 10 से 6000 ईसा पूर्व तक कौन सा? मध्य पाषाण काल, और 6000 से 1000 ईसा पूर्व तक नव पाषाण काल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में पहला पूरा पाषाण कालीन औजार किसने खोजा? पूरा पाषाण काल का जो औजार मद्रास के पास पलवरम में खोजा था, कुल्हाड़ी, किसने खोजा था? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। किसने? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। कब? 1863 में। याद रहेगा 1863 में। चलिए पांचवा क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किस स्थान पर हस्त कुल्हाड़ी, हाथ से चलाने वाला कुल्हाड़ी खोजा था? ये खोजा था पल्लवरम मद्रास में। चलिए छठा क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल के औजार किससे बनाए जाते थे? तो पूरा पाषाण काल के औजार जो है क्वार्टजाइट या बलुआ पत्थर के बनाए जाते थे। किससे? क्वार्टजाइट या बलुआ पत्थर। इसको छांट सकते हैं, मिट्टी का औजार नहीं बनता है, तांबा खोज नहीं हुआ था, लोहा था नहीं, खोज ही नहीं हुआ था, तो किससे बनता था? क्वार्टजाइट या बलुआ पत्थर, जो कि मजबूत पत्थर हुआ करते थे, उससे। चलिए अगला देखिएगा सातवां क्वेश्चन, होमोसेपियंस जो हम लोग है, यानी हम लोगों वाला जो इंसान है, हम लोगों की तरह जो गुण वाला इंसान है, उसका उद्भव कब हुआ था? वो कब हुआ था? 40,000 से 30,000 ईसा पूर्व के बीच। आठवां क्वेश्चन, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? आपको बताया पूरा पाषाण काल का एक ही चीज तो सबसे अच्छा चीज है क्या? कि इस टाइम पे जो है पूरा पाषाण काल के टाइम पे क्या हुआ था? आग का आविष्कार हुआ था। पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था? आग का आविष्कार हुआ था। बात समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन कि मध्य पाषाण काल की अवधि क्या थी? आपको हमने बताया कि 10,000 से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व मध्य पाषाण काल की अवधि थी। तो इस टाइम के जो पत्थर थे, औजार थे, वे थोड़े छोटे हो गए थे। ठीक है, इस टाइम के औजार थोड़े छोटे हो गए थे, इंसान थोड़े से डेवलप्ड हो गए थे, पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। अब आते हैं मध्य पाषाण काल के मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? बताइए किस जानवर को पालतू बनाया? आसान आंसर है कुत्ता। कुत्ता को जो है सबसे पहले पालतू जानवर बनाया गया। 11वां क्वेश्चन, मध्य पाषाण काल के औजार क्या कहलाते हैं? छोटा होने के कारण इसको हम लोग माइक्रोलिथ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ्स बोलते हैं। याद रहेगा, माइक्रोलिथ्स बोलते हैं। 12वां क्वेश्चन, भारत में मानव अस्थि पंजर यानी कि मानव की जो हड्डी या खोपड़ी है, उसके प्रथम साक्ष्य कहां पर मिले? मानव की जो हड्डी और खोपड़ी है, मध्य पाषाण काल में इसके साक्ष्य मिले कहां पर? उत्तर प्रदेश के सरायनहर, महादहा और दमदमा में। उत्तर प्रदेश के सरायनहर, महादहा और दमदमा में मिले हैं। चलिए 13वां क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में मध्य पाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की? आपको बताए थे कि मध्य पाषाण काल के जो औजार थे उसकी खोज 1867 ईस्वी में किसने की थी? कहां पर? मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में, विंध्य पर्वत के क्षेत्र में खोज की थी। किसने? C.L. कार्लाइल ने। किसने? C.L. कार्लाइल ने। याद रह जाएगा। 14वां क्वेश्चन, नव पाषाण काल की अवधि क्या थी? तो नव पाषाण काल की अवधि है 6000 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, और इसी के बीच में आपने देखा था हड़प्पा सभ्यता, इसी के बीच में आपने ताम्र पाषाण काल देखा था। कहने का मतलब है ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड समय था। 15वां क्वेश्चन, नव पाषाण काल में कौन सी फसलें उगाई जाती
थी। तो नव पाषाण काल में जो है यानी कि नए पाषाण काल में गेहूं, जौ और चावल की खेती होती थी। गेहूं, जौ और चावल की खेती होती थी। 16वां क्वेश्चन देखेगा कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था। जैसे ही आ जाए कि मानव द्वारा यानी इंसानों ने किस अनाज का सबसे पहले इस्तेमाल किया, तो वो याद रखिएगा चावल का। वहीं पूछे कि सबसे प्राचीनतम किस अनाज के प्रूफ मिले हैं, तो याद रखिएगा गेहूं और जौ बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। अब बताइए पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। जिस काल में अनाज ज्यादा मिला, अनाज मिला तो पहिए का आविष्कार हुआ, तभी तो एक दूसरे जगह ले जाया जाने लगा। और इसी में मिट्टी का बर्तन बना था। पहिया के आविष्कार के कारण चाक बन गया, तो मिट्टी का बर्तन इसी में हुआ था। तो ये था नव पाषाण काल, ज्यादा डेवलप्ड समय। पहिए का प्रथम उपयोग किसके लिए हुआ, तो आपको बताया कुम्हार द्वारा चाक के रूप में, कुम्हार के चाक के रूप में इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा हुआ। 19वां क्वेश्चन, नव पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन से है। तो नव पाषाण काल के प्रमुख स्थल 3 आपको याद कराए थे, बुर्जहोम, मेहरगढ़ और कुलडीवा। बुर्जहोम में क्या मिला था, हड्डी का औजार मिला था। दूसरा क्या मिला था, गर्तवास मिला था, मतलब गड्ढों में बना हुआ घर मिला था। तीसरा क्या मिला था, यहाँ पर इंसान के साथ कुत्तों को दफनाया जाता था। मेहरगढ़ में मिला क्या मिला था, खेती के सबसे पुराने प्रूफ मिले थे, एविडेंस मिले थे। कुलडीवा में चावल के सबसे पुराने प्रूफ मिले थे। बात याद रह जाएगा। 20वां क्वेश्चन, बुर्जहोम में क्या साक्ष्य मिला। बुर्जहोम में जो है गर्तवास मिला, यानी गड्ढों में बना हुआ घर, और मनुष्य के साथ कुत्तों को दफनाने का प्रूफ मिला यहाँ पर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 21वां क्वेश्चन कि मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है किस बात के लिए प्रसिद्ध है। तो मेहरगढ़ में जो है कृषि के सबसे पुराने साक्ष्य मिले, कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं, जिसमें क्या होती थी, मेनली गेहूं और जौ की खेती होती थी। 22वां क्वेश्चन देखिएगा, कोल्डिहवा यानी उत्तर प्रदेश से क्या प्राप्त हुआ। कोल्डिहवा जो कि उत्तर प्रदेश में, कोल्डिहवा चावल के लिए प्रसिद्ध है, तो इसीलिए याद रखिएगा चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, यानी कोल्डिहवा से जो है चावल के पुराने साक्ष्य मिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 23वां कि आद्य ऐतिहासिक काल, जिसका लिखा तो गया है लेकिन जिसको पढ़ा नहीं गया, काल का उदाहरण क्या है। तो आपको 2 एग्जाम्पल दिए थे आद्य ऐतिहासिक काल का, सिंधु घाटी सभ्यता एंड ताम्रपाषाण सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्रपाषाण सभ्यता। ताम्रपाषाण सभ्यता में मनुष्य द्वारा कौन सी धातु प्रयोग की जाती थी, पहली धातु कौन सी थी। तो याद रखिएगा ताम्रपाषाण, ताम्र मतलब तांबा, तांबा धातु का सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था। चलिए अगला देखिएगा 25वां क्वेश्चन, जोरवे संस्कृति कहां विकसित हुई। तो आपको बताया था जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र के इनाम गांव में थी। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र के इनाम गांव में थी। और कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश में डेवलप हुई, जहां पर ताम्रपाषाण काल के मिट्टी के बर्तन मिले थे। तो दोस्तों ये कंप्लीट 25 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बताइएगा कि आपको ये वीडियो प्लस थ्योरी यानी कि ऑब्जेक्टिव और थ्योरी आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने 2-3 दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।